बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें वतन के हम उस गुमनाम हीरो की जिंदगी के सच्चे वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं। तो नाज़रीन, एक गाज़ी वतन की ऐसी ही खून गरमाने वाली दास्तान, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सिलसिलावार कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाज़रीन, पिछली किस्त में मैंने जिक्र किया था कि मैं अपने भारत में कॉन्टैक्ट का मुंतज़िर था। मुकर्ररा तारीख की रात मुकर्ररा जगह पर पहुंच गया और मुझे सख्ती से हदायत की गई थी कि कॉन्टैक्ट से सिर्फ मैं ही मिलूं और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक मुकर्ररा जगह पर इंतजार करूं। अगर कॉन्टैक्ट न आए तो फौरन वहां से गायब हो जाऊं और ठीक एक हफ्ते बाद उसी जगह और उसी वक्त फिर 15 मिनट इंतजार करूं। नाज़रीन, मैं तयशुदा वक्त से तकरीबन 10 मिनट पहले उस मुकर्ररा जगह के करीब पहुंच चुका था। वो खासी गुंजान आबाद जगह थी। मैंने करीब ही एक बुक स्टॉल पर मुख्तलिफ रिसाले देखने शुरू किए। मुकर्ररा वक्त से तकरीबन 5 मिनट पहले मुझे कॉन्टैक्ट दिखाई दिया। हम दोनों एक दूसरे को पहचान गए और सब खैरियत के लिए लिबास पर मखसूस रंग के रुमाल लगाए हुए थे। दूसरी चेकिंग के लिए नजरें मिलने के बाद मुझे अपने दाएं बाजू को एक मखसूस हरकत देनी थी, जिसके जवाब में कॉन्टैक्ट ने भी एक मखसूस हरकत करनी थी। दोनों तरफ से मुस्बत हरकत का मतलब सब अच्छा था, जबकि किसी खतरे की सूरत में भी यही तरीके राइज हैं। और ये तो आपने सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने एक रिसाला खरीदा और वापस चल पड़ा। कॉन्टैक्ट मुझसे चंद कदम पीछे था। आगे एक फ्रूट की दुकान थी। मैंने मुख्तलिफ फ्रूट्स देखने और दाम पूछने शुरू किए। कॉन्टैक्ट मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और उसने फलों के दाम पूछना शुरू कर दिए। मैं कपड़े का एक थैला हमरा लेकर गया था। मैंने पहले 2 किलो आम लिए। दुकानदार ने कागज के लिफाफे में डालकर मुझे दिए, जो मैंने थैले में डाल लिए थे। मैं अब बाईं जानिब हाथ में थैला पकड़े हुए था। कॉन्टैक्ट मेरी बाईं जानिब खड़ा था। मैंने लीची दिखाने को कहा। जो ही दुकानदार लीची उठाने को वापस घूमा, कॉन्टैक्ट ने एक पैकेट इंतहाई तेजी और फुर्ती से मेरे थैले में डाल दिया। मैंने कुछ लीची ली और पैसे देकर वापस चल पड़ा। कॉन्टैक्ट ने यकीनन मेरे जाने के बाद कुछ फ्रूट जरूर खरीदा होगा। करीब ही से मैं एक टेम्पो में सवार हो गया और कुछ दूर जाने के बाद टेम्पो छोड़ा और बस पकड़ ली। फिर बस छोड़ी और दोबारा टेम्पो में बैठ गया और अपनी रिहाइशगाह तक पहुंचने में मैंने तकरीबन 3 गुना ज्यादा सफर किया, ताकि अगर मेरी निगरानी हो रही है तो वो भटक जाएं। नाज़रीन, होटल पहुंचकर मैंने दरवाजा अच्छी तरह से बंद किया और पैकेट खोला। पैकेट में 5 सफ़हात थे, जिनकी एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ था और 10,000 भारतीय रुपए भी मौजूद थे। मैंने मोमबत्ती जलाई और सफ़हात के सादा अतराफ को मोमबत्ती से गर्मी पहुंचाई और आहिस्ता आहिस्ता नारंगी रंग के हुरूफ उभरने शुरू हुए और 15 मिनट में सारे सफ़हात की खुफिया तहरीर सामने नुमाया हो गई। नाज़रीन, ये 5 सफ़हात हम पांचों के लिए थे। खैरियत से बॉर्डर क्रॉस करने और दहली पहुंचने पर मुबारकबाद दी गई थी। हौसले बढ़ाने के लिए अल्फाज की थपकी थी और मुझे एक नायब मिशन को सब पर फोकियत देकर फौरी तौर पर मुकम्मल करने का हुक्म मिला। डाक मिलने की रसीद और हालात का सरसरी जायजा अब तक के काम को देखने की हदायत थी और मैंने जवाब लिखने के लिए पहले से तैयार करदा खुफिया रोशनाई से 2 सफ़हात लिखे और 2 रुकों की दूसरी जानिब इंग्लिश नज़मों के कुछ हिस्से लिखे। खुफिया रोशनाई अब कोई भेद नहीं और आजकल तो माइक्रोफिल्म्स के जरिए कॉमन पिन के सिरे जितनी जगह में 40 से ज़ायद सफ़हात मुंतकिल किए जा सकते हैं। जो खुफिया रोशनाई हम इस्तेमाल करते थे वो प्याज या लहसुन या लीमू का पानी होता था। उससे कागज़ पर लिखा जाए तो सूखने के बाद कागज़ पर कोई निशान नहीं रहता और जब उसी कागज़ को गर्मी पहुंचाई जाए तो लिखे हुए अल्फाज नुमाया हो जाते हैं। मुझे अगले दिन कॉन्टैक्ट को एक दूसरी जगह 10 बजे मिलना था और अपना पैकेट उसके हवाले करना था। दूसरे दिन ठीक 10 बजे हम मुकर्ररा जगह पर मिले और मैंने अपना पैकेट उसके हवाले कर दिया। साथियों के लिए खत मैंने कॉन्टैक्ट के वापस जाने के बाद दिए। हम सब अपने वतन से इस पहले राबते पर बहुत खुश थे
उन 5 वर्कों ने हमारे हौसले बढ़ा दिए और हमने फिर एक बार अपने मिशन की तकमील के लिए तजदीद अहद किया। मैं वापस अपने होटल आ गया और नए मिशन की तकमील के लिए तैयारियों में मसरूफ हो गया। मैंने लिप्टन ग्रीन लेबल और ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल के 6 टन लिए और रात को उनकी ब्लेंडिंग की और उन्हें आधा किलो के पैकेटों में बांधकर सोल्यूशन टेप से बंद कर दिया। मैं मिशन की अमली तकमील के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा था और रात भर मुख्तलिफ तरकीबें सोचता रहा। दूसरे दिन मैंने साथियों को अलविदा किया। ट्रांसमीटर जो मैंने आगरा और झांसी जाने के दौरान अपने पास रख लिया था उसे वापस किया। होटल वापस आकर मैं जल्दी ही गहरी नींद सो गया। अगली सुबह मुझे रवाना होना था। मैंने कांटेक्ट को एक नई जगह और बाद दोपहर का वक्त दिया और 12वें रोज मिलने को कहा। मैं चाहता था कि उन 12 दिनों में अपनी जिम्मेदारियों की मुफस्सल रिपोर्ट बनाकर पेश करूं। अपनी गैर मौजूदगी में मैंने ट्रांसमीटर वाले साथी को नायब मुकर्रर किया। ये चारों मुख्तलिफ होटल्स में ठहरे हुए थे और फिर मैंने उन्हें कार्बनेज में मुंतकिल कर दिया था, इसलिए उन्हें होटल के बाहर एक दूसरे से राबते की भी इजाजत दे दी थी। नाज़रीन, आपने महसूस किया होगा कि मुझे जो हदायत पाकिस्तान से रवानगी के वक्त दी गई थी मैंने उनमें कुछ रद्दोबदल कर दिया था। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान में बैठकर भारत के अंदरूनी हालात का सही अंदाजा बिल्कुल नहीं हो सकता। 1971 में साबिक मशरकी पाकिस्तान में भारत की नाकाबिले यकीन कामयाबी ने उन्हें कुछ ज्यादा ही पुरएतमाद बना दिया था। दिल्ली में चंद रोज क़याम के दौरान मैंने महसूस किया कि वहाँ सिक्योरिटी ज्यादा सख्त नहीं थी। ये एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है और वहाँ भारत के हर इलाके के लोग रहते हैं, जिससे उन्हें खतरा हो सकता था। उन्हें वो शिकस्त देकर तकरीबन मुर्दा समझ बैठे थे। मुख्तसर ये अर्ज करूं कि मैंने हालात को देखते हुए हदायत से हटकर कुछ तब्दीलियां की और ये तब्दीलियां महज रिहायशी और बॉर्डर के गार्ड्स को वापस भेजने तक थी, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिशन की कामयाबी और साथियों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे अहमदनगर जाना था। पाकिस्तान में ब्रीफिंग में बताया गया था कि अहमदनगर आर्मड कोर यानी टैंकों की ट्रेनिंग का मरकज़ है और उस ट्रेनिंग सेंटर में आर्मड कोर के जवानों को न सिर्फ मौजूदा टैंक और उनकी गनों के चलाने की मशक करवाई जाती है, बल्कि रूस से दरामदशुदा टी सीरीज के नए टैंकों का इस्तेमाल भी सिखाया जाता है। शादियों में हवाई फायरिंग करने वाले माहिर निशानची हरगिज नहीं हो सकते। नाज़रीन, दौरान जंग सामने से आती हुई हजारों लाखों गोलियों, बमों और गर्दो गुबार, धुआं या फिर दिन रात की तमीज किए बगैर पानी कीचड़ और बारिश में असलहे का ठीक ठीक इस्तेमाल और निशाना लगाना, असलहे को खोलना, साफ करना और फिर जोड़कर ठीक ठीक निशाना लगाने वाला ही इसका माहिर कहला सकता है। इस हकीकत को मानने से भी इनकार नहीं करूंगा कि भारतीय फौज अगर तरबियत में हमसे बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं, लेकिन बर्रे सगीर पर मुसलमानों की 1000 साला हुक्मरानी ने उन्हें कम हिम्मत बना दिया था। 1965 की जंग में अददी लिहाज से बहुत कम पाकिस्तानी अफवाज ने उनके छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन 1971 की जंग में पाकिस्तान की 37,000 फौज को कैदी बनाकर उनके मुर्दा हौसलों में फिर जान पड़ गई थी और अखंड भारत का ख्वाब वो फिर देखने लगे थे। मेरा मिशन ये था कि मैं अहमदनगर के ट्रेनिंग सेंटर में जाकर नए दरामदी टैंकों से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात हासिल करूं कि आर्मड की कौन कौन सी रेजिमेंट यहाँ ट्रेनिंग कर रही है और किन किन टैंकों पर। इसके अलावा ये भी मालूम करूं कि ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद ये रेजिमेंट्स कहाँ जाएंगी और किन इन्फेंट्री डिविजन्स के साथ उनको शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, मुझे पूरी तरह एहसास था कि ये मालूमात पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है। भारत के पास मुल्की साख्ता वजेंद्र नामी टैंक भी मौजूद थे जो बहुत वजनी और नकलो हरकत में सुस्त थे। 1965 में भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल चौधरी को उन टैंकों पर बहुत गुरूर था और उन्हें स्याह हाथी का नाम दिया गया था। देखने में ये पहाड़ जैसा टैंक बैठी हुई बतख साबित हुआ। भारत के पास इसके अलावा फ्रांसीसी साख्ता EMX-13, रूसी PT-76 और रूसी टी सीरीज के बेहतर कारकर्दगी के टैंक्स थे। ट्रेनिंग के बाद उन टैंकों की रेजिमेंट्स को पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया जाना था और पाकिस्तान के लिए उन टैंकों की कारकर्दगी से मुतल्लिक मालूमात और सरहद पर उनकी तैनाती की जगह से आगाही बहुत ज़रूरी थी। मसलन अगर T-57 भारतीय टैंक के सामने हम अपने दूसरी जंग अजीम के फरसुदा शर्मीन टैंक रखें
तो सिवाय अपने टैंकों की तबाही से कुछ हासिल नहीं हो सकता था। उस वक्त T-57 के सामने पाकिस्तान को अमेरिका से मिले हुए M सीरीज के नए टैंक और पैटर्न टैंक्स लाने थे और इसी वजह से मुझे यह अहम मिशन सौंपा गया था। नाज़रीन, अगली किस्त में आपको बताऊंगा कि मैं अहमदाबाद से मुंबई किस तरह से पहुंचा और कैसे मैंने भारत के डिविजनल हेडक्वार्टर में नकब लगाकर अहम मालूमात पाकिस्तान तक पहुंचाई। अगली किस्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।